गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ओके, आपकी पढ़ाई सही चल रही होगी, है ना? और Yes, sir. एनसीईआरटी भी आप लोग सॉल्व कर रहे हो, है ना? एनसीईआरटी मस्ट है। मैंने हमेशा 3 चीजें बोली हुई हैं। सबसे पहले मॉड्यूल, एनसीईआरटी, ये 2 पहले कंप्लीट करना है आपको, है ना? उसके बाद के सारे स्टेप्स मैंने आपको बताया हुए हैं, तो उसको आप कंसंट्रेट करना है। ये आपका लास्ट चैप्टर चल रहा है, इसके बाद अभी Sir, समग्र can you विज्ञान। please teach us on a virtual board? बताएंगे बेटा। अभी थोड़े से ना उस जिस लैपटॉप ना वो चल नहीं रहा है, अभी स्टार्ट नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल मैं वर्चुअल बोर्ड में बताऊंगा आपको मैं, है ना? मैंने ट्राई किया था अभी, उसमें वो मीटिंग कनेक्ट नहीं होता, है ना? तो वर्चुअल बोर्ड में ही हो गया, है ना? आज का लेक्चर आप कर लो, फिर देखते हैं। तो 1-2 लेक्चर्स ही हैं जो कि इस फिजिकल बोर्ड में होंगे, क्योंकि कंटेंट थोड़ा सा अलग सा भी है ना, जो कि लैपटॉप सर मैं थोड़ा सा लेट हो गया जैसे ज्वाइन करने के लिए, तो सर आप थोड़ा रिकैप दे सकते हैं जो आपने करवाया? अभी कुछ भी नहीं हुआ, अभी कुछ भी नहीं हुआ, है ना? 1-2 क्लास इसमें चलेंगी फिजिकल बोर्ड में, तो फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर वी विल स्विच ओवर टू द वर्चुअल बोर्ड। वी नेवर कम टू दिस, है ना? उसी बोर्ड में हम करेंगे रिवीजन जो पूरा होगा, उसी बोर्ड में हम करेंगे, है ना? उसके बाद जो भी क्लास होगी ना, दैट विल बी डन ऑन द Sir, this board Sir, is are we better. starting a new chapter today? हाँ हाँ, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सर आज हम ग्रेविटेशन का रिवीजन कर सकते हैं, कल को मेरा यूटी है। क्या कर सकते हैं बेटा? तो ग्रेविटेशन का रिवीजन। नहीं, ऐसे नहीं कर सकते, रिवीजन नहीं कर सकते। अभी तो ये क्लास ओके रेगुलर सर। चल रही है। आप रिकॉर्डिंग देख लिया करो, रिकॉर्डिंग देख ले। तो कपल ऑफ क्लास ही बस इसमें चलेंगी, उसके बाद वी विल कंप्लीटली स्विच ओवर टू द वर्चुअल। तो थोड़ा सा अभी कुछ दिन का कंटेंट ऐसा है ना जिसको इसमें ज्यादा अच्छे से समझा पाएंगे, rather than कि क्योंकि बहुत ज्यादा कंटेंट होता है ना? तो उसके बाद फिर जो भी रिवीजन होगा या और भी कोई चैप्टर्स अगर हम पढ़ेंगे, है ना, तो वो सारा फिर वर्चुअल बोर्ड, है ना, डिजिटल बोर्ड, ठीक है? तो आपका चलो, तो आज जो आपको पढ़ना है ना, वी स्टार्ट विद द जो बेसिक चीज हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, वी स्टार्ट विद द चैप्टर साउंड, है ना? यहाँ पे हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, विल स्टडी द साउंड, है ना? ये हम पढ़ रहे हैं, है ना? साउंड चैप्टर आपके 9th के सिलेबस का लास्ट चैप्टर। तो जो आपका साउंड चैप्टर है एक्चुअली में, जब हम साउंड को डिफाइन करते हैं ना, तो साउंड की डेफिनेशन ये है कि साउंड इज अ लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव। कि जब भी आप साउंड को डिफाइन करते हो, तो साउंड को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि साउंड इज ए longitudinal mechanical wave, longitudinal mechanical wave, right? Produced by vibrating source, produced by vibrating source। ये आपकी साउंड होती है। जब भी आप साउंड को डिफाइन करोगे, वाइब्रेटिंग सोर्स, प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग सोर्स, है ना? कि साउंड इज अ लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग सोर्स। कि जब भी कोई चीज वाइब्रेट करेगी तो वो एक वेव प्रोड्यूस करती है ना? उसका नेचर जो होता है वो लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव होती है, उसी को हम साउंड बोलते हैं। तो मेनली ये आ गया कि साउंड इज ए वेव, है ना? वही सिंपल सा साउंड की जब भी हम बात करते हैं, इसलिए कई बार हम साउंड नहीं बोल के हम इसको साउंड वेव लिखते हैं। वेट आई टॉक अबाउट बेसिकली आपका साउंड वेव, है ना? तो बेसिकली आपको सबसे पहले साउंड आप तभी समझ पाओगे अगर आपको वेव आता है ना? भाई वेव बहुत सारी चीज और भी चीजें होती हैं, सिंपल साउंड की वेव जैसे है, तो वेव की जैसी चीजें और भी होती हैं। तो पहले आप जनरल वेव पढ़ना चाहो कि भाई साउंड वेव तो बाद में आएगा, साउंड वेव तो एक एक्सक्लूसिव क्लास हो जाएगी। उससे पहले आपको ना यहाँ पे जनरल वेव के बारे में एक टॉपिक आता है, उसको हम बोलते हैं वेव मैकेनिक्स, है ना? थोड़ा सा वेव के बारे में आइडिया होगा तभी हम साउंड वेव पढ़ पाएंगे। तो वेव मैकेनिक्स, है ना? ये आपके 11th में पूरा का पूरा फुल फ्लेजेड चैप्टर होता है, वेव मैकेनिक्स। Excuse me, sir. एक्सटेंशन। तो साउंड वेव हम तभी पढ़ पाएंगे जब आपको वेव मैकेनिक्स आता है ना? अदरवाइज तो फिर वो तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होगी, ऊपर ऊपर पढ़ लेंगे। तो जो वेव मैकेनिक्स है, इसमें वेव मैकेनिक्स में वी स्टडी अबाउट द वेव। भाई कोई भी अगर वेव होती है तो उसके बारे में जिस टॉपिक में पढ़ते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं कि आपका वेव मैकेनिक्स।
तो सबसे पहले तो हम वेव को डिफाइन करते हैं, भाई वेव होती क्या है, व्हाट इज वेव, है ना। कि सबसे पहले आप डिफाइन करोगे कि वेव होगी क्या, है ना। तो वेव को डिफाइन करने का सिंपल सा है कि वेव इज अ डिस्टर्बेंस, वेव इज a disturbance, right, that travel and transfer energy and momentum, transfer energy and momentum, right, without transfer of matter, without transfer of matter, है ना। ये आपकी वेव की बेसिक डेफिनेशन होती है। भाई वेव क्या होता है, बेसिकली आपका वेव इज अ डिस्टर्बेंस दैट ट्रेवल एंड ट्रांसफर एनर्जी एंड मोमेंटम विदाउट ट्रांसफर ऑफ मैटर। भाई अपने साथ साथ एनर्जी एंड मोमेंटम को तो ट्रांसफर करती है, लेकिन वेव के केस में कोई मैटर का ट्रांसफर नहीं होता है। जब भी हम बात करेंगे तो वेव में कोई मैटर एक प्लेस से दूसरे प्लेस नहीं जाता है। जैसे सबसे जो बेसिक एग्जांपल है किसी वेव का, दैट इज द वेव ऑन स्ट्रिंग, वेव ऑन स्ट्रिंग। भाई किसी भी स्ट्रिंग में जो वेव प्रोड्यूस होती है, वाटर वेव भी होता है, हाँ, कि भाई अगर आप क्या करो, जैसे काम वाटर है, एक स्टोन ड्रॉप कर दो, तो आपने देखा होगा एक सर्किल स्प्रेड होता है, वही तो वेव है, हाँ। भाई जैसे काम वाटर में स्टोन ड्रॉप करोगे ना, तो एक सर्किल बेसिकली मूव करेगा। वो सर्किल ही क्या होता है, जैसे आपका वेव होता है, वो ट्रेवल कर रहा है, लेकिन वाटर कहीं एक दूसरे से दूसरी जगह नहीं जाता है, वाटर तो वही रहता है। वाटर के थ्रू डिस्टर्बेंस ट्रांसफर होता है ना, कि वाटर का जो मीडियम है उसका ट्रांसफर कभी भी नहीं होता है, उसके थ्रू डिस्टर्बेंस का क्या होता है, जैसे आपका ट्रांसफर होता है। तो जैसे सबसे पहला जो एग्जांपल आ गया है, वी टॉक अबाउट द वेव ऑन स्ट्रिंग, कि भाई किसी भी स्ट्रिंग में जो वेव जनरेट होगी उसका बेसिक क्या होगा। तो वेव ऑन स्ट्रिंग का सिंपल सा मतलब ये हो गया कि थोड़ा सा यहाँ पे ऐसा हो जाएगा कि यह आपकी कोई स्ट्रिंग है, और इसमें अगर मुझे वेव जनरेट करनी है, मैं क्या करूंगा, डिस्टर्ब करूंगा इसके एक एंड को, मैं इस तरह से क्या करूंगा, जैसे कि आपको ऑसिलेट करूंगा। तो जैसे ऑसिलेट करूंगा तो यहाँ मैंने एक डिस्टर्बेंस क्रिएट किया, हाँ, कि जैसे मैंने इसको कंटिन्यूअसली अगर ऑसिलेट किया तो मैंने यहाँ पे एक डिस्टर्बेंस क्रिएट किया, जो कि डिस्टर्बेंस किसी v वेलोसिटी से ट्रेवल कर, हाँ, कि v वेलोसिटी से डिस्टर्बेंस आगे जाएगा और इस पूरे स्ट्रिंग में ये क्या क्रिएट कर देगा, जैसे कि आपका वेव। तो जब ये वेव क्रिएट हो जाएगी पूरे स्ट्रिंग में, तो इसका स्ट्रक्चर आपका ऐसा हो जाएगा, है ना, कि एक एंड से अगर हम डिस्टर्बेंस करें, इस चीज को ऊपर नीचे ऑसिलेट करें, क्योंकि हमेशा जो वेव का सोर्स होता है ना, वो वाइब्रेशन होता है, हाँ। कोई वेव है, साउंड वेव या कोई भी सिंपल सी वेव, हमेशा डिस्टर्बेंस से क्रिएट होती है। कि एक एंड को अगर हम आगे पीछे इस तरह से करें, है ना, इस एंड को मैं इस तरह से ऑसिलेट करूं, तो इसमें एक वेव ट्रैवल, है ना, जो कि वेव किसी v वेलोसिटी से डिस्टर्बेंस आगे जाएगा, है ना, लेकिन स्ट्रिंग कहीं नहीं जा रही है ना, उसके थ्रू डिस्टर्बेंस जा रहा है। वही मैंने बोला है कि वेव इज अ डिस्टर्बेंस दैट ट्रैवल एंड ट्रांसफर एनर्जी एंड मोमेंटम, अपने साथ एनर्जी भी ट्रांसफर कर रहा है, मोमेंटम भी ट्रांसफर कर रहा है, लेकिन मैटर का ट्रांसफर नहीं होता। स्ट्रिंग तो वहीं पे है, जिस मीडियम के थ्रू वेव ट्रैवल कर रही है वो वहीं पे रहता है, सिंपल सा उसके थ्रू डिस्टर्बेंस का क्या होता है, जैसे आपका ट्रांसफर होता है। तो जैसे ही डिस्टर्बेंस किसी भी पार्टिकल के पास पहुंचेगा, जैसे इस स्ट्रिंग में तो बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, किसी भी पार्टिकल के पास जब ये डिस्टर्बेंस पहुंचेगा ना, जैसे आपने ऑसिलेट किया तो ये ट्रेवल करके किसी भी पार्टिकल तक पहुंचा, तो ये पार्टिकल जो होगा ना, ये ऑसिलेट, ये होता है कि जैसे आपने इसको इस तरह से किया, एक वेव जनरेट हुई, ये वेव आगे की तरफ ट्रेवल करेगी, है ना। तो जैसे भी किसी भी पार्टिकल अगर यहाँ पे उसको एनकाउंटर करेगी, तो ये इसको ऑसिलेट करेगी। तो कंटिन्यूअसली सारे पार्टिकल्स में ऑसिलेट करते हैं, है ना, कि जो भी वेव ऑन द स्ट्रिंग पार्टिकल होंगे, सारे के सारे पार्टिकल क्या करते हैं, ऑसिलेट होते हैं, है ना। तो इस तरह से डिस्टर्बेंस आगे की तरफ क्या करता है, जैसे कि आपका ट्रेवल करता है। तो ये होता है वेव ऑन स्ट्रिंग। अब एक है ना, वेव की कुछ कैटेगरीज होती है, उसको हम टाइप्स ऑफ वेव बोल सकते हैं। कि वेव की कुछ बेसिक कैटेगरीज हैं, जो टाइप्स ऑफ वेव जिसको हम बोलते हैं। तो वेव की जो बेसिक कैटेगरीज है ना, कि वेव की अगर हम बेसिक कैटेगरीज की बात करें, तो वेव एक्चुअली दो तरह की होती है। अभी हम साउंड की बात ही नहीं कर रहे, अभी तो जनरल वेव की बात कर रहे हैं। जनरल वेव कैन बी द वाटर वेव, वेव ऑन स्ट्रिंग, कुछ भी हो सकता है। वेव की दो कैटेगरी होती है। एक तो वेव जो होती है, दिस इज कॉल्ड एज ए मैकेनिकल वेव,
एक जो वेव होती है वी कॉल इट एज ए मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल वेव। और जो दूसरी इसकी कैटेगरी होती है दिस इज नोन एज अ नॉन मैकेनिकल, नॉन मैकेनिकल वेव। ये दो तरह की वेव होती हैं, एक तो आपका मैकेनिकल वेव होती है, दूसरी आपकी होती है नॉन मैकेनिकल वेव। तो जो मैकेनिकल वेव होती है इट डिपेंड, मतलब इसके लिए मीडियम रिक्वायर्ड होता है भाई। मैकेनिकल वेव के लिए मैकेनिकल वेव रिक्वायर मीडियम, रिक्वायर मीडियम फॉर इट्स ट्रेवल, फॉर इट्स ट्रेवल। ये जो मैकेनिकल वेव होती है इट रिक्वायर मीडियम फॉर इट्स ट्रेवल, है ना, कि भाई बिना मीडियम के ट्रेवल कर नहीं सकती। तो ये मैकेनिकल वेव होती है। जो नॉन मैकेनिकल वेव होती है दैट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, डज नॉट रिक्वायर ए मीडियम। भाई मीडियम ना भी हो तो चलेगा। तो आपको पता है मैकेनिकल वेव की जो एग्जांपल अगर हम देखें, अभी आपने पढ़ा कि जो वेव ऑन स्ट्रिंग है इससे मैकेनिकल वेव, है ना, जो वेव ऑन स्ट्रिंग है इससे मैकेनिकल वेव। भाई किसी भी स्ट्रिंग में जो वेव जनरेट होती है ये वेव कौन सी होती है, जैसे कि आपकी मैकेनिकल वेव, वेव ऑन स्ट्रिंग। ऐसी जो साउंड वेव है, साउंड वेव इज आल्सो मैकेनिकल। अगर कहीं पे भी अगर मीडियम नहीं है तो साउंड ट्रेवल कर नहीं सकता। अगर किसी रूम में वैक्यूम है तो कुछ भी एक आदमी बोलेगा दूसरे को सुनाई नहीं, बिकॉज मीडियम के बिना साउंड वेव ट्रेवल नहीं कर सकती, क्योंकि ये मैकेनिकल वेव है। मैकेनिकल वेव हमेशा रिक्वायर मीडियम फॉर इट्स ट्रेवल। तो वेव ऑन स्ट्रिंग, साउंड वेव, ये सारी मैकेनिकल वेव होती है। जो नॉन मैकेनिकल वेव होती है जिसको मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है, इसका एग्जांपल आपका हो जाएगा एनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, हाँ लाइट, बिल्कुल सही। कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, Radio waves. हाँ वही चीज है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में सब कुछ आ गया। मैंने इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में सारी वेव के स्पेक्ट्रम आ गए इंक्लूडिंग लाइट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंक्लूडिंग लाइट, है ना, कि लाइट को इंक्लूड करता हुआ आपकी सारी वेव जो होती हैं वो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना, कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं है। लाइट यहाँ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रही है तो वैक्यूम में भी चली जाएगी, है ना, Sir, उसके लिए what are medium- electromagnetic waves? हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इट्स नॉन मैकेनिकल वेव। ये नॉर्मली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हम, मतलब वैसे तो आपको इसको अभी आप समझ नहीं पाओगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता क्या है। जैसे लाइट भी इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वही तो डेफिनेशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज नॉन मैकेनिकल वेव, इट डज नॉट रिक्वायर मीडियम। ऐसी वेव जो कि बिना मीडियम के ट्रेवल करती है उसी को हम क्या होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जो सारी वेव हम जानते हैं ना, रेडियो वेव्स, अल्ट्रासाउंड वेव, इंफ्रा साउंड वेव, सॉरी अल्ट्रासोनिक वेव, इंफ्रारेड, ये सारी जो होती है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है ना। इसमें सर एक बार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डेफिनेशन रिपीट कर दीजिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को देखो डेफिनेशन आप तो अलग हो जाएगी इसमें। आप सिंपल से ये याद रखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ए नॉन मैकेनिकल, है ना, which does not require any medium, है ना। भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है एक नॉन मैकेनिकल वेव है जिसके लिए मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। अदरवाइज तो फिर वो डेफिनेशन जो दूसरी होगी ना, दैट रिक्वायर द नॉलेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, वो अभी हम उतना ज्यादा जानते नहीं, है ना। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के थ्रू एक डेफिनेशन होती है। तो जो भी चीज हम जानते हैं, इवन लाइट इज आल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जब भी हम लाइट का बेसिक डेफिनेशन देखेंगे तो लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। और भी चीज होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना। लाइट जो होती है ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना, अल्ट्रावायलेट, है ना, इंफ्रारेड, सारी एग्जांपल उसके हैं, है ना। तो जस्ट हम ये बोल रहे हैं कि दो तरह की वेव होती है, एक मैकेनिकल, दूसरा नॉन मैकेनिकल। मैकेनिकल को मीडियम की जरूरत पड़ती है तो साउंड वेव इज ए मैकेनिकल। नॉन मैकेनिकल वेव डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। लाइट इज ए एग्जांपल ऑफ नॉन मैकेनिकल। तो आपको जो पढ़ना है ना अभी इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करनी है, नॉन मैकेनिकल वेव के बारे में, है ना। ये तो फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन में आप पढ़ोगे। अभी आप पढ़ोगे मैकेनिकल वेव,
हाँ, अभी जो इस टॉपिक में आपको पढ़ना है वेव मैकेनिक्स में, वी टॉक अबाउट द मैकेनिकल। ये जो नॉन मैकेनिकल वेव है इसके लिए सेपरेट चैप्टर होता है ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, तो उसमें हम इसके बारे में पढ़ते हैं। अभी आपको पढ़ना है ऐसी वेव जिसको कि मीडियम की जरूरत है, लाइक वेव ऑन स्ट्रिंग एंड साउंड वेव। अब ये जो मैकेनिकल वेव होती है इसकी भी दो कैटेगरीज है, हाँ, कि जब भी मैं यहाँ पे मैकेनिकल वेव की बात करूंगा तो मैकेनिकल वेव भी जो होती है इसकी भी दो कैटेगरी होती है ना। व्हेन यू टॉक अबाउट द मैकेनिकल वेव, इसकी भी दो कैटेगरी। सर आपका बोर्ड बहुत ब्लर ब्लर आ रहा है। अच्छा, ये ठीक हो जाएगा। वही मैं बोल रहा हूँ ना, एक दो क्लास आप करो फिर हम विल स्विच ओवर द डिजिटल बोर्ड, तो उसमें फिर रिवीजन हो जाएगा। अरे इसमें तो रहते ही इश्यू, वैसे ठीक हो जाएगा। हाँ, मतलब एक क्लास आज होगी, एक नेक्स्ट क्लास होगी, उसके बाद डिजिटल बोर्ड में हम, तो ये सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। हम यहाँ पे आते हैं मैकेनिकल वेव। तो जो आपकी मैकेनिकल वेव होती है, कि जब भी आप यहाँ पे मैकेनिकल वेव की बात करोगे तो मैकेनिकल वेव की भी दो कैटेगरीज होती है। पहला जो होता है इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। पहली तरह की जो वेव होती है इसको हम क्या बोलते हैं, जैसे कि आपका ट्रांसवर्स वेव। और दूसरी जो वेव होती है दिस इज नोन एज ए लॉन्गिट्यूडनल। दूसरी जो वेव होती है क्या होती है, जैसे कि आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव, है ना। कि भाई वेव की कैटेगरी अगर हम देखें तो मैकेनिकल वेव की दो कैटेगरी होगी, एक तो आपका ट्रांसवर्स वेव हो गया, दूसरा क्या हो गया, जैसे कि आपका लॉन्गिट्यूडनल। तो जो ट्रांसवर्स वेव होता है, जब भी हम बात करेंगे ट्रांसवर्स वेव की और लॉन्गिट्यूडनल वेव है, इसमें डिफरेंस होता है। जो ट्रांसवर्स वेव होती है, इन ट्रांसवर्स वेव मीडियम पार्टिकल ऑसिलेट, मीडियम पार्टिकल ऑसिलेट, oscillate perpendicular to direction of travel, perpendicular to direction of travel, direction of travel। कि ऐसी वेव जिसमें कि मीडियम का पार्टिकल ऑसिलेट करता है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल, उसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव। एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव में मीडियम पार्टिकल ऑसिलेट, है ना, यहाँ पे जो होगा दैट इज द मीडियम पार्टिकल ऑसिलेट, medium particle oscillate along the direction of travel, along the direction of travel, Sir, your voice is not coming. direction of travel। This is coming clearly. हाँ, या बेटा आपके एंड पे भी कई बार नेटवर्क के इश्यूज होते हैं। Yes. है ना, सर योर स्क्रीन इज फाइन। हाँ, ये हम बात करेंगे अगर मैकेनिकल वेव की। मैकेनिकल वेव के दो एग्जांपल हो गए, ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव में मीडियम पार्टिकल ऑसिलेट परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल, एंड इन लॉन्गिट्यूडनल वेव मीडियम पार्टिकल ऑसिलेट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल। ये दोनों में डिफरेंस होता है। तो जैसे ट्रांसवर्स वेव आपने पढ़ा ना, तो जो वेव ऑन स्ट्रिंग था इट्स ए ट्रांसवर्स वेव, है ना। जो वेव ऑन स्ट्रिंग था इट्स ए ट्रांसवर्स वेव, है ना। जब भी हम वेव ऑन स्ट्रिंग की बात कर रहे थे ना, वो ट्रांसवर्स वेव थी। लाइक वेव ऑन द स्ट्रिंग की अगर हम बात करें तो ऐसी तो होता है वेव ऑन स्ट्रिंग, वेव ऑन स्ट्रिंग, है ना। तो वेव ऑन स्ट्रिंग में बेसिकली क्या होता है कि एक आपका इस तरह से कोई स्ट्रिंग है, इसको आप किसी दूसरे एंड से कनेक्ट करना होता है ना, और यहाँ से डिस्टर्बेंस दो, तो जब डिस्टर्बेंस देंगे तो इसमें आपका इस तरह से वेव क्रिएट होगी, है ना। तो आप देखो जो डिस्टर्बेंस ट्रेवल कर रहा है वो तो राइटवर्ड ट्रेवल कर रहा है, या एक एंड से इसको डिस्टर्ब करते रहो तो डिस्टर्बेंस राइटवर्ड जा रहा है। लेकिन जबकि पार्टिकल जो आएगा, कोई भी पार्टिकल अगर हम देखें वो कैसे ऑसिलेट करेगा, तो ऊपर नीचे ऑसिलेट करेगा ना। तो मीडियम पार्टिकल इस तरह से ऑसिलेट, तो आप देखो डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल है, मीडियम पार्टिकल वर्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, तो मतलब मीडियम पार्टिकल इसमें जो ऑसिलेट करता है परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल। तो जो वेव ऑन द स्ट्रिंग होगी इससे ट्रांसवर्स वेव, हां, दिस इज द एग्जांपल ऑफ ए ट्रांसवर्स वेव। ये जो वेव होगी ये कौन सी हो जाएगी, जैसे कि आपकी ट्रांसवर्स वेव,
है ना, कि जो वेव ऑफ द स्ट्रिंग होगी क्या होगी, जैसे आपको ट्रांसवर्स वेव। सेम वे अगर हम बात करें लॉन्गिट्यूडनल वेव की, तो भाई लॉन्गिट्यूडनल वेव कौन सी होगी, है ना, तो जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होगी वो इस तरह से हम समझ सकते हैं उसको। यहाँ बात करेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव, है ना, तो जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होगी उसमें क्या होगा, इसको कैसे समझ सकते हो, लाइक अगर आप यहाँ पे कोई स्प्रिंग ले लो ऐसे, इस तरह से क्या है, आपकी कोई स्प्रिंग है और इस स्प्रिंग को दूसरे एंड पे आप ऐसे अटैच कर दो, है ना, कि कोई स्प्रिंग ले लो, स्प्रिंग को दूसरे एंड पे हम क्या कर देते हैं, अटैच कर देते हैं, और यहाँ से इसको डिस्टर्बेंस दो आप ऐसे, इसको आप ऑसिलेट करो आगे पीछे ऐसे, है ना, तो आपको ये डिस्टर्बेंस आगे जाएगा, तो जब डिस्टर्बेंस आगे जाएगा तो इसकी डायरेक्शन तो राइटवर्ड होगी, या इस स्प्रिंग के एक एंड को इस तरह से ऑसिलेट करो, तो ये डिस्टर्बेंस इसमें ट्रेवल करेगी। जब ये किसी भी पार्टिकल तक डिस्टर्बेंस पहुंचेगा, तो ये जो पार्टिकल ऑसिलेट करेगा वो आगे पीछे करेगा ऐसे, जैसे डिस्टर्बेंस इस पार्टिकल तक पहुंचा ये आगे पीछे ट्रेवल करेगा। तो आप देखो डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल भी हॉरिजॉन्टल है, ऑसिलेशन भी हॉरिजॉन्टल, तो ये जो वेव होगी इसी को हम क्या होता है कि आपकी लॉन्गिट्यूडनल। तो ये दो तरह की वेव होती है मैकेनिकल, एक तो ट्रांसवर्स जिसमें कि मीडियम पार्टिकल वेव वेलोसिटी के परपेंडिकुलर ऑसिलेट करे, और दूसरा जो हो जाएगा लॉन्गिट्यूडनल। तो लॉन्गिट्यूडनल मीडियम पार्टिकल जो ऑसिलेट करेगा वो डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल के अलोंग। तो स्टार्टिंग में मैंने लिखा था, अब आपको समझ में आ गया कि भाई साउंड वेव का नेचर कैसा होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द नेचर ऑफ साउंड वेव, जो कि मैं डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा, अदरवाइज अभी आप नहीं समझेंगे। व्हाट इज द नेचर ऑफ साउंड वेव, भाई साउंड वेव का नेचर कैसा होता है। अभी आपने पढ़ा कि साउंड वेव इज ए लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल, साउंड वेव क्या होती है, जैसे कि आपकी इट्स ए लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव। जब भी हम बात करेंगे साउंड वेव की तो ये आपकी एक लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव है, साउंड वेव इज ए लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल, है ना। तो नेचर ऑफ साउंड वेव की अगर हम बात करें तो इससे लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव, मतलब मैकेनिकल का मतलब है कि मीडियम मस्ट है, और लॉन्गिट्यूडनल का मतलब है कि जब भी साउंड वेव ट्रेवल करती है तो जो एयर पार्टिकल्स होंगे वो डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल के अलाउंग ऑसिलेट करते हैं, वो आपको दिखते नहीं है क्योंकि बहुत ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड कम होता है, लेकिन अदरवाइज जब भी साउंड वेव ट्रेवल करती है तो सोर्स से लेके जहां पे डिटेक्टर है बीच में मीडियम पार्टिकल ऑसिलेट करते हैं, और जो ऑसिलेशंस होता है वो जिस डायरेक्शन में साउंड वेव ट्रेवल करती है उसके अलाउंग एक्चुअल में सर जब वेव ऑन स्ट्रिंग है तो सर इसमें जो वेव वेलोसिटी सर जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है वो डायरेक्शन ऑफ ऑस्किलेशन है। नहीं, ये तो डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल है, ये जो v है ना ये डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल, ये जो है ये डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल, कि भाई जो डिस्टर्बेंस है वो किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, ऑसिलेशन का डायरेक्शन तो वर्टिकल सिस्टम है, ये जो डायरेक्शन है दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन, हाँ ये तो है कि आपने डिस्टर्बेंस क्रिएट किया, डिस्टर्बेंस आगे जा रहा है, जब ये डिस्टर्बेंस किसी मीडियम पार्टिकल तक पहुंचेगा तो उसको ऑसिलेट कर देगा, तो उसकी डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशंस क्या होगी, वर्टिकल होगी, अगर ये ट्रेवल की डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल है। ऐसे इसमें भी है कि जैसे आप यहाँ पे क्रिएट करोगे तो v जो है वो डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल है, लेकिन जब ये मीडियम पार्टिकल तक पहुंचेगा तो ये ऑसिलेशन की उसकी डायरेक्शन में, तो जब डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल और डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन सेम होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं कि आपकी लॉन्गिट्यूड। तो साउंड वेव का भी नेचर अगर हम देखें तो साउंड वेव इज अ लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल। अब एक चीज आगे थोड़ा सा वेव जो है ना, Excuse me, sir. हाँ बोलो बेटा। Sir, is water a longitudinal wave? Water wave? वाटर Water wave is a longitudinal wave. नहीं, अब हम बोल नहीं सकते उससे, वाटर वेव का एक्चुअली जो नेचर है ना वो मिक्स टाइप का नेचर, नाइदर इट इज ए प्योर ट्रांसवर्स वेव नॉट लॉन्गिट्यूडनल, है ना, इसलिए हम उसको क्लियरली डिफाइन नहीं कर पाते। जैसे ये तो पक्का है कि वेव ऑन द स्ट्रिंग ट्रांसवर्स, साउंड वेव इज ए लॉन्गिट्यूडनल, वाटर वेव जो एक्चुअली थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कॉम्बिनेशन है। Sir, it तो can be उसमें both, right? हाँ दोनों हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। वाटर वेव की अगर हम बात करेंगे ना तो मतलब वो दोनों का कॉम्बिनेशन हो, मीडियम पार्टिकल एकदम ऑसिलेशन
अलोंग भी करता है और परपेंडिकुलर भी, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड उसका कॉम्बिनेशन, इसलिए उसकी बहुत ज्यादा बात नहीं करते वाटर वेव, है ना, वो नॉर्मली प्योर टाइप की चीज उसमें नहीं है ना, तो दोनों का कॉम्बिनेशन है ना, ये प्योर है, जो वेव ऑन स्ट्रिंग होगी इससे ट्रांसवर्स, एंड जो आपका साउंड वेव होगा, ये वाली जो वेव ये कौन सी है, बेसिकली आपकी लॉन्गिट्यूड, है ना, कई जो वेव होती है इसकी कॉम्बिनेशन भी होती है, तो ये दो तरह की हम इस तरह से बात करते हैं। अब एक चीज आ गया, वेव को हम मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करें, क्योंकि हमेशा हम फिजिक्स में इंटरेस्टेड होते हैं कि किसी भी चीज का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कैसा हो, भाई कोई भी अगर वेव होगी तो उसका इक्वेशन कैसा होगा, है ना, तो वो थोड़ा सा आपको जानना होगा, आज का लेक्चर उसी के ऊपर बेस्ड है, दैट इज द जनरल एक्सप्रेशन ऑफ ए हार्मोनिक वेव, है ना, कि हम जो वेव यहाँ पे पढ़ रहे हैं, वी आर स्टडिंग द जनरल एक्सप्रेशन फॉर हार्मोनिक वेव, we study the general expression, right, of harmonic wave, harmonic wave, है ना, कि भाई कोई भी अगर वेव होगा उसका जनरल एक्सप्रेशन कैसा होगा, मतलब किस इक्वेशन से हम उसको शो करेंगे, इसी को कई बार हम ये भी बोलेंगे कि दिस इज सिंपली इक्वेशन ऑफ ए वेव। So what is the meaning of harmonic wave? हाँ, हार्मोनिक वेव की बात करते हैं, इक्वेशन ऑफ वेव, है ना, तो जो हार्मोनिक वर्ड यूज हुआ है ना, हार्मोनिक वर्ड का मतलब ये होता है कि जो मीडियम का पार्टिकल है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन प्रोवाइड, हाँ, ये सिंपल सा बोलेंगे, मीडियम पार्टिकल परफॉर्म, जब भी हम हार्मोनिक वर्ड यूज करेंगे तो मीडियम पार्टिकल, राइट, परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन, परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन, हार्मोनिक मोशन, है ना, तो जब भी किसी Sir, वेव what में is harmonic motion? अभी सिंपल हार्मोनिक मोशन का मतलब ये हो जाएगा, जैसे इस तरह के जो मोशंस होते हैं, कि जैसे मैं अगर बात करूं ना यहाँ पे ऐसे कि ये आपकी कोई स्प्रिंग है ना, स्प्रिंग से अगर मैं ब्लॉक इस तरह से कोई अटैच कर दूं तो इसको अगर मैं पुल करके छोड़ दूं तो ये ऑसिलेट करे, है ना, इस तरह से ये ऑसिलेट करेगा ना, तो भाई जैसे आप इसको पुल करके छोड़ोगे तो इट विल परफॉर्म द हार्मोनिक मोशन, हार्मोनिक का मतलब एक पीरियोडिक मोशन, इट्स अ पीरियोडिक मोशन, तो भाई जैसे आप पुल करके छोड़ोगे इस पाथ में इस तरह से ऑसिलेट करेगा, है ना, तो इसका जो मोशन होता है इसी को हम बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, या जो पेंडुलम का मोशन होता है, दिस इज आल्सो ए सिंपल हार्मोनिक मोशन, टू एंड फ्रो मोशन, हाँ, टू एंड फ्रो मोशन, बिल्कुल सही, ये टू एंड फ्रो मोशन टाइप का होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, जैसे आपका हार्मोनिक मोशन, टू एंड फ्रो की स्पेशल कैटेगरी, है ना, टू एंड फ्रो मोशन की स्पेशल कैटेगरी जो होती है वो आपकी सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये भी जो मोशन है ना, कि जब भी कोई इस तरह से टू एंड फ्रो मोशन होगा, ये आपका टू एंड फ्रो मोशन होगा, तो इस तरह के मोशन को भी कॉल्ड एज सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये तो पूरा एक चैप्टर होता है फिजिक्स में, इसको शॉर्ट में भी कॉल्ड एज एसएचएम, है ना, सिंपल हार्मोनिक मोशन, लेकिन उसमें अभी हम नहीं जाएंगे, जस्ट आप इसको जान लो कि जब इस तरह से टू एंड फ्रो मोशन होता है तो इसी तरह के मोशन को हम क्या बोलते हैं, जैसे कि आपका हार्मोनिक मोशन, तो सिंपल सा हार्मोनिक वेव का मतलब ये है कि जो मीडियम का पार्टिकल परफॉर्म करेगा वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा, भाई जो भी ये पार्टिकल परफॉर्म कर रहा है मोशन, ऑसिलेशन, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन, है ना, तो इस तरह के वेव को हम क्या बोलते हैं, जैसे कि आपकी हार्मोनिक वेव। अब ये जब ये हम हार्मोनिक वेव को ना रिप्रेजेंट करना चाहेंगे, है ना, तो कोई भी जो हार्मोनिक चीज होती है उसको हम साइन फंक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं, कि कोई भी जो हार्मोनिक नेचर की कोई चीज होती है टू एंड फ्रो, Sir, I didn't understand what is harmonic. वेट करो, है ना, ठीक है, हार्मोनिक मोशन आप समय देखो, इसको मैं ऐसे डिटेल में तो नहीं बता पाऊंगा क्योंकि तो पूरा चैप्टर मैंने बताया आपको, है ना, जैसे हम ये बोलते हैं ना कि जब भी जैसे इस तरह से मोशंस होते हैं ना, कोई कि एक कोई यहाँ पे आपका मेन पोजीशन है, इसके अराउंड पार्टिकल अगर ऐसे ऑसिलेट कर रहा
है ना, इस तरह से टू एंड फ्रो टाइप मोशन जब कर रहे हैं तो इसी को हार्मोनिक मोशन, सिंपल सा हार्मोनिक मोशन इज स्पेशल कैटेगरी ऑफ टू एंड फ्रो मोशन। The swinging of a swing can be harmonic motion. हाँ, वो भी हो सकता है, वो भी हो सकता है कि हार्मोनिक मोशन इज स्पेशल कैटेगरी ऑफ टू एंड फ्रो मोशन, स्पेशल कैटेगरी ऑफ टू एंड फ्रो मोशन। ये आप इसकी बहुत ज्यादा डिटेल मत जाओ, आप समझ जाओगे इसे, टू एंड फ्रो मोशन, अदरवाइज तो हम इसी में फिर चले जाएंगे। इसको हम हार्मोनिक मोशन, हार्मोनिक मोशन इज स्पेशल कैटेगरी ऑफ द टू एंड फ्रो मोशन। उसका एग्जांपल मैंने दे दिया कि जब भी इस तरह से स्प्रिंग से किसी ब्लॉक को अटैच करके अगर हम इसको पुल करके छोड़ दें तो इसका मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। जो बॉब का मोशन है कि एक बॉब को हम छोड़ के इस तरह से जब ऑसिलेट करता है ये भी कौन सा मोशन होगा, जैसे कि आपका सिंपल हार्मोनिक। तो जब भी हम वर्ड यूज कर रहे हैं हार्मोनिक वेव, तो हार्मोनिक वेव में जो मीडियम पार्टिकल है ना वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है। अब हम आ जाते हैं मेन जो मेरा पॉइंट है कि भाई किसी भी वेव को हम मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करें। मैथमेटिकल रिप्रेजेंट करने का मतलब आप समझना क्या है। मैथमेटिकल रिप्रेजेंट करने का मतलब ये है कि अगर मैं वेव ऑन स्ट्रिंग ही ले लूंगा, इस तरह से आपका कोई वेव ऑन स्ट्रिंग है ऐसा, और यहां पे मैं ऑरिजिन ले लूं ओ, और किसी भी पार्टिकल को मैंने आइडेंटिफाई कर दिया, ये कोई पार्टिकल है, एक पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा होगा ना, तो जब ये पार्टिकल इस तरह से ऑसिलेट कर रहा होगा तो ये अपनी मेन पोजीशन से किसी स्टैंड में किसी वाई हाइट पे होगा, कि जैसे डिस्टर्बेंस यहां तक पहुंचेगा ना तो ये पार्टिकल ऑसिलेट करेगा। तो जब भी कोई चीज ऑसिलेट करती है ना तो वो उसकी मेन पोजीशन कहीं पे होती है और मेन पोजीशन से वो दोनों तरफ ऑसिलेट करती है। तो किसी स्टैंड में जैसे ब्लॉक यहाँ पे भी तो हो सकता है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट सपोज मेन पोजीशन से वाई, तो कोई पार्टिकल आपने आइडेंटिफाई किया और किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे मेन पोजीशन से इसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो वाई, तो सिंपल सा हम बोलेंगे y is the displacement of particle at any instant, displacement of particle from mean position, from mean position at an instant। भाई किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम अगर हम ले लें, है ना, तो हम जैसे वेव तो कंटिन्यूअसली ट्रेवल कर रही है ना, जैसे मैंने फोटोग्राफ खींचा तो किसी भी टी टाइम पे इसका जो मेन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट होगा वो वाई लगेगी, है ना। और अब बात है ये जो इसमें तो बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, सारे पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे होंगे ना वेव स्ट्रिंग में जितने होंगे, तो आपने एक पर्टिकुलर पार्टिकल को आइडेंटिफाई किया, है ना, तो इस पार्टिकल की कुछ पोजीशन होगी, ऑरिजिन स्टार्टिंग से इसकी पोजीशन सपोज एक्स है ना, तो स्टार्टिंग से इसकी पोजीशन क्या है, वैसे कि आपकी एक्स है, तो जो एक्स है दिस इज द पोजीशन ऑफ पार्टिकल, एक्स की वजह से आपका ये पोजीशन ऑफ पार्टिकल, तो जस्ट हम बोलेंगे कि ऑरिजिन से इस पार्टिकल की पोजीशन एक्स है और किसी टी टाइम पे ये जो मेन पोजीशन है उससे इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, वैसे कि आपकी वाई, है ना, किसी भी टी टाइम पे इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, वैसे कि आपका वाई। तो हम ये निकालना चाहते हैं कि मेन पोजीशन से जो इसका डिस्प्लेसमेंट है किसी पोजीशन एक्स पे और किसी टाइम टी पे क्या होगा। तो ये थोड़ा सा आप इसको लिख लेना, तो इसके डिटेल के लिए तो फिर बहुत लंबी चीज हो जाएगी। सर एक्चुअली आपको ब्लड दिखाई दे रही है सर, आपने एक्स कहाँ पर लिखा है, एक बार उसको मार्क कर दो। एक्स ये है बेटा सर, वो ऑब्जेक्ट से लेकर पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस एक्स दे रखा है, ऑरिजिन से इसका डिस्टेंस एक्स है, जहां पे आपने पार्टिकल आइडेंटिफाई किया ना, इसमें तो बहुत सारे पार्टिकल हैं, तो किसी पार्टिकल को आइडेंटिफाई किया तो इस ऑरिजिन से वो डिस्टेंस एक्स, और ये आपने एक मेन पोजीशन डिफाइन कर ली, मेन पोजीशन से इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना है, जैसे कि आपका y, तो y जो है वो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मेन पोजीशन हो गया एट एन इंस्टेंट, और x जो हो जाएगा वो पार्टिकल की पोजीशन हो जाएगी कि कौन सा पार्टिकल आपने लिया।
तो आपके पास तीन चीज आ गई, आपको रिलेट करना है y, x एंड t को, कि भाई किसी भी पोजीशन x पे किसी भी टाइम t पे मेन पोजीशन से पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या हो। तो आपको तीन चीजों को रिलेट करना है y, x एंड t। तो जो हार्मोनिक वेव होता है उसके लिए रिलेशन ऐसा होता है, आपको जस्ट इसको मेमोराइज करना है कि कैसे डिराइव हुआ, उसके चक्कर में अभी आप नहीं करते। अभी आप लिखोगे कि इसका जो एक्सप्रेशन होगा इसी को हम इक्वेशन ऑफ वेव बोलते हैं, हाँ, इसका जो वेव एक्सप्रेशन होगा इसी को हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ वेव। तो जो इसका एक्सप्रेशन होगा वो आपका ये होता है y इक्वल टू a साइन kx माइनस ओमेगा t, ये आपको होता है। अब इसके टर्म्स क्या है सारा बताऊंगा आपको, कि जो इसके टर्म्स होते हैं वो क्या होंगे, इस सबको मैं एक्सप्लेन करूं। कोई भी अगर हार्मोनिक वेव है ना, उसका जो इक्वेशन होगा वो ये होगा, y x और टाइम में ये रिलेशन होगा। तो इसका प्रधान तो y के बारे में तो हम जान चुके हैं, y क्या है, मेन पोजीशन से इसका डिस्प्लेसमेंट किसी भी टाइम t पे और पोजीशन x। a जो इसमें होता है इसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। इसमें जो a होता है दिस इज नोन एज ए एम्पलीट्यूड। और एम्पलीट्यूड क्या होता है हम जानते हैं, एम्पलीट्यूड होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। कोई भी चीजें ऑसिलेट करती है ना, उससे कुछ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता होगा ना, उसी को हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। लाइक मैंने बोला कि अगर हम यहाँ पे ऐसा ले लें, है ना, जैसे ये मेन पोजीशन के बाद ऑसिलेट कर रही है, तो मेन पोजीशन से जो इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा, जितना ये मैक्सिमम जा सकती है, उसी को हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। कि भाई अभी यहाँ पे है, यहाँ तक ही जा सकती है, नीचे भी ऊपर भी। तो जैसे मैंने बोला सिंपल सा, एक यहाँ पे आपकी कोई स्प्रिंग है और इस स्प्रिंग से अगर आप कोई मास अटैच कर दो, है ना, तो ऑब्वियस बात है कि ये मेन पोजीशन अगर है, तो अगर आपने इसको यहाँ से छोड़ दिया तो ऐसे ऑसिलेट करेगा, ये यहाँ पहुंचेगा। ये इसकी एम्पलीट्यूड होती है, कि मेन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है दोनों को, वो आपका एम्पलीट्यूड होता है। तो किसी भी ऑसिलेशन का हमेशा एम्पलीट्यूड पूछो, इस मेन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जहां से वापस आ जाएगी उसी को हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं, दोनों तरफ। तो मेन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को भी कॉल्ड एज ए एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड आ गया, वही बात है कि y की मैक्सिमम वैल्यू a ना, कि भाई मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो है वो किसका है, कि आपका y का है। और उसका साइन होगा, क्योंकि कोई भी चीज जब हार्मोनिक मोशन में होती है ना, उसका फंक्शन हमेशा साइन का होता है, तो बीच में आपका साइन आ जाएगा। ये जो k है, k को हम बोलते हैं, इसका बस नाम आप याद रखना, बहुत ज्यादा इसके पीछे हम बता नहीं सकते। इसको हम बोलते हैं एंगुलर वेव नंबर, एंगुलर वेव नंबर। और जो एंगुलर वेव नंबर होता है, इससे हम वेवलेंथ निकाल सकते हैं। एंगुलर वेव नंबर का पर्पस सिंपल सा है कि जो एंगुलर वेव नंबर की वैल्यू होती है वो होती है 2 पाई बाय लैम्डा, वेयर लैम्डा इज द वेव। लैम्डा इसमें क्या हो जाएगा, इसलिए आपका वेवलेंथ हो जाएगा। So what have you written after angular? Angular wave number, this is known as a angular wave number, एक टेक्निकल टर्म है वेव का। और एंगुलर वेव नंबर किसके इक्वल हो जाएगा, 2 पाई बाय लैम्डा के। और जो लैम्डा होती है दिस इज सिंपली वेवलेंथ, जो इसमें लैम्डा होती है इसको हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। किसी भी वेव का वेवलेंथ होगा, चाहे आपका लाइट है, साउंड है, कोई भी, है ना। एंगुलर वेव नंबर्स अगर आपको पता है तो उससे हम वेवलेंथ निकाल सकते हैं। इसमें x आपने लिख लिया है, पोजीशन है, x जो है वो क्या है, बेसिकली आपका पोजीशन, जिस पार्टिकल की हम बात कर रहे हैं उसका पोजीशन क्या है ना। t इसमें टाइम है, t क्या है, बेसिकली आपका टाइम है। हम ये तो निकालना चाहते हैं किसी भी x पोजीशन पे किसी की टाइम पे इसका मेन पोजीशन से y डिस्प्लेसमेंट है ना। तो x तो पोजीशन है, t क्या है, बेसिकली आपका टाइम है। एक टर्म बस बच गया ओमेगा, है ना। ये ओमेगा जो होता है इसको हम बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी, है ना। दिस ओमेगा इज सिंपली नोन एज ए, मैं यहां पे लिख रहा हूं कि जो ओमेगा होता है दिस इज नोन एज ए एंगुलर फ्रीक्वेंसी,
एंगुलर फ्रीक्वेंसी, है ना। एंगुलर फ्रीक्वेंसी से हम टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो ओमेगा होता है, इसकी यूनिट ये होती है रेडियन पर सेकंड, जो एंगुलर वेलोसिटी की होती है। जो एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट होती है वही किसकी यूनिट होती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और अगर आपको एंगुलर फ्रीक्वेंसी पता है तो हम यहाँ पे टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई बाय टी, where t is the time period of oscillation, time period of oscillation, है ना। जो t होता है this is simply known as the time period of oscillation, कि भाई ये जो एक ऑसिलेशन करेगा पार्टिकल, ये कितने टाइम में करेगा। अगर आप इसको यहाँ से छोड़ रहे हो तो पहले मीन पे आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर वापस अपनी पोजीशन पर आएगा। तो एक जो साइकिल ट्रेवल करेगा उसका जो टाइम होगा इसको हम क्या होता है, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। और यहीं से एक वर्ड आ जाएगा फ्रीक्वेंसी, है ना। वेव की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो फ्रीक्वेंसी जो होती है ना, ये 1 टाइम पीरियड होता सर ओमेगा बाय 2 पाई। है। हाँ, उल्टा हो जाएगा। वही बात है कि टाइम पीरियड अगर आ गया तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड के रेसिप्रोकल होती है, और फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज। तो ये सारे टर्म्स आप पढ़ते थे, है ना, कि भाई आप ये जानते हैं कि भाई कोई भी अगर वेव होगी तो उसका वेवलेंथ होगा। वो वेवलेंथ किससे आ जाएगा, इस इक्वेशन में। कोई भी ऑसिलेशन अगर होगा तो वो पीरियोडिक मोशन है ना, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद अपनी पोजीशन पर वापस आएगा, वो इस टाइम पीरियड से आएगा। और इसी टाइम पीरियड का जो रेसिप्रोकल होता है उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी जो होगा उसकी यूनिट जो होती है वो हर्ट्ज होती है, नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड। वही बात है कि 1 बाय टाइम पीरियड जब हम लेंगे तो ये यहाँ से जब पुट करेंगे तो ओमेगा बाय 2 पाई होगा। तो बस यही टेक्निकल टर्म्स आपको जानना है। इसको बहुत ज्यादा आप ऐसे ना कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ आप पढ़ नहीं सकते, क्योंकि वो तो बेसिक बहुत ज्यादा इसको अभी तो जस्ट आपको ही करना है कि कोई भी अगर वेव है तो इक्वेशन ऑफ वेव फॉर्म इस फॉर्म में कि y इक्वल टू a sin kx माइनस ओमेगा t, a एम्पलीट्यूड। अगर k पता है तो वेव का वेवलेंथ है। अगर आपको ओमेगा पता है तो इसका क्या देगा सकते आपका टाइम पीरियड है ना। अगर आपको ओमेगा पता है तो क्या देगा सकते आपका इसका टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड सर पता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? सर रेडियस अपॉन क्या लिखा सर, वो दिख नहीं रहा। रेडियन बाय सेकंड। एंगुलर वेलोसिटी जैसा टर्म ही होता है, इसको हम बोलते हैं रेडियन बाय सेकंड, रेडियन पर सेकंड इसकी यूनिट होती है। जैसे एंगुलर फ्रीक्वेंसी की यूनिट जो होती है ना वो रेडियन पर सेकंड है। तो वो आपको दिया होगा न्यूमेरिकल्स, उसको फाइंड आउट नहीं करना है बल्कि न्यूमेरिकल्स में गिवन है कि ये जो ऑसिलेशंस हो रहा है इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी। हाँ, एंगुलर फ्रीक्वेंसी पता है तो इस एक्सप्रेशन से हम टाइम पीरियड निकालेंगे और इस एक्सप्रेशन से सिंपल फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, है ना। ये जो चीज होती है वो रेडियन पर सेकंड है ना। तो जस्ट आपको अभी जो करना है सारी चीजें इसी इक्वेशन के सराउंडिंग करनी है कि कोई भी अगर वेव है तो उसका जनरल इक्वेशन ये वो वेव कुछ भी हो सकती है, कोई भी मैकेनिकल वेव, है ना, चाहे वो वेव ऑन स्ट्रिंग हो चाहे साउंड वेव हो, सबके लिए वैलिड एक जनरल एक्सप्रेशन आपने यहाँ पे क्या कर लिया जैसे आपका डिफाइन है। अब एक चीज आती है कि भाई So could you tell what is angular wave number? वैसे कोई एंगुलर वेव नंबर जब भी हम वर्ड यूज करेंगे ना तो एंगुलर वेव नंबर को वैसे हम डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ वेव पर यूनिट एंगल। भाई एक यूनिट एंगल में नंबर ऑफ वेव कितनी है, पूरे 2 पाई स्पैन में ना कितनी नंबर ऑफ वेव्स होंगी, तो उसको हम एंगुलर वेव नंबर। सर ये 2 पाई डिवाइडेड बाय लैम्डा है ना, लैम्डा है 2 पाई डिवाइडेड बाय लैम्डा। कि 2 पाई को जब भी हम लैम्डा वेवलेंथ से डिवाइड करेंगे तो एक टर्म आएगा वी कॉल इट एज एंगुलर वेव, है ना। भाई एक नंबर ऑफ वेव पर यूनिट एंगल जो होता है वही एंगुलर वेव नंबर। लेकिन फिलहाल आप सर इसका इस एक्सप्रेशन को याद रखिए, है ना, यू विल गेट टू नो, सब कुछ आ जाएगा आपको। वेट फॉर मिनट, है ना, थोड़ा सा इसको लिख लो फिर मैं बताता हूँ। तो ये आपको इक्वेशन याद है कि वो पार्टिकल वेव जो ट्रेवल कर रही है उसका मेन पोजीशन से जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसको इस इक्वेशन से लिख सकते हैं।
ये कुछ इसके टेक्निकल टर्म्स, मतलब ये चीज की रिक्वायरमेंट आपको 9th में नहीं है, लेकिन चूंकि हम पढ़ रहे हैं ना तो हम पढ़ ही लेते हैं फिर इसको। So what had you written after tea time? Period of oscillation. टाइम, अच्छा यहाँ पे टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, कैपिटल एस टी इज द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, कि भाई जो ऑसिलेशन हो रहा है उसको कितना टाइम है, कोई भी ऑसिलेशन जो है ना, कि यहाँ से अगर हम छोड़ेंगे तो वापस सेम पोजीशन में कितने टाइम तक, किसी भी पीरियोडिक मोशन का टाइम पीरियड होता है, लाइक सर्कुलर मोशन कितने टाइम में पूरा रिवॉल्व कर जाए, वैसे एक के टाइम में कितना टाइम है, एंड दिस इज फ्रीक्वेंसी, दिस इज योर फ्रीक्वेंसी। Sir, what is written after angular frequency? This is unit of angular frequency, this is radian per second, इसको पूरा लिख लो आप, रेडियन पर सेकेंड, यूनिट ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो होती है वो रेडियन पर सेकेंड। देखो ना 2 पाई एंगल है तो एंगल की यूनिट रेडियन हो जाएगी और टाइम पीरियड की सेकंड हो जाएगी, तो उसकी यूनिट रेडियन पर सेकंड। अब हम आ जाते हैं कि वेव का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, कोई भी अगर वेव है तो उसको ग्राफिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, है ना, कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेव, अगर कोई वेव है तो उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की हम बात करते हैं। तो देखो जब भी हम ग्राफ बनाएंगे ना वेव के केस में, if we talk about the graphical representation, फ्रीक्वेंसी वाला पार्ट फिर से लिख देंगे क्योंकि मैं लिख रही थी। अच्छा कौन सी वाली, सर frequency फ्रीक्वेंसी वाला। वाला, सर आफ्टर एंगुलर फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू जो होगा ना, फ्रीक्वेंसी इज 1 अपॉन टाइम पीरियड, और ये इक्वल हो जाएगा ओमेगा बाई 2 पाई, और इस फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट होती है दिस इज हर्ट्ज, एच जेड से शो करते हैं हम इसे, एंड दिस इज सिंपल नोन एज ए साइकिल्स, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड, नंबर्स ऑफ साइकिल पर सेकंड, ऑफ साइकिल पर सेकंड या नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड, ऑसिलेशन पर सेकंड ये आपका है ना, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड को हम क्या बोलते हैं, हर्ट्ज। देख लो आप आराम से इसे, नो नीड टू हरी। है ना, तो कुछ हमने टर्म डिस्कस किए। देखो मेन जो बार बार आपको टर्म यूज होंगे ना वो ये तीन ही होंगे, है ना, कि भाई एक यूज होगा v, v इज नोन एज ए वेव वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी, कि भाई किस वेलोसिटी से वेव आगे ट्रेवल करती है। एक आपको हो जाएगा लैम्डा, लैम्डा इज नोन एज ए वेव लेंथ। Sir, your voice is cracking a lot. अभी ठीक हो जाएगा। No, sir, it's clear. No, sir, it is not breaking. Excuse me, sir. हाँ, बोलो Sir, बेटा। it is clearish. v is wave velocity and lambda is known as a wave length, and तीसरी चीज हो जाएगी फ्रीक्वेंसी।
किसी वेव की ये 3 प्रॉपर्टी होती है, कोई भी वेव, साउंड sir. वेव, लाइट वेव वेलोसिटी, माइक म्यूट करो, वेव वेलोसिटी, Excuse me, sir. वेव लेंथ एंड एफ जो हो जाएगा फ्रीक्वेंसी। तो जो आपका वेव वेलोसिटी होगी इसकी यूनिट तो जानते ही हैं, सिंपल मीटर पर सेकंड, और वेव लेंथ जो हो जाएगा मीटर और सेंटीमीटर कुछ भी हो सकता है, और फ्रीक्वेंसी अभी आपने बोला हर्ट्ज होती है ना। तो अब हम थोड़ा सा आते हैं कि ये टर्म ज्यादा यूज होंगे, मेनली यही निकालने को Excuse me, आप। हाँ बोलो। Sir, wavelength क्या होती है? वेवलेंथ क्या होती है मैं बताता हूँ, जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे ना तो आपको आ जाएगा। जब हम वेव का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं प्लस, है ना, कि आपने बोला कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेव, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेव, कि भाई किसी वेव को हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करें, है ना। तो आप लोग जान दो कि वेव में एक्चुअली थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि जब हम y इक्वल टू ये लिख रहे हैं ना, वेव का इक्वेशन ये होगा a sin kx माइनस ओमेगा t। तो वेव y x और t दोनों का फंक्शन, y किसका फंक्शन है, वैसे कि आपका x और t दोनों का फंक्शन। तो हम एक साथ दोनों को बना नहीं सकते ना, तो हम इसमें 2 ग्राफ बनाते हैं। पहला हम बनाएंगे y वर्सेस x, पहला जो आप ग्राफ बनाओगे y वर्सेस x, और जब आप y वर्सेस x ग्राफ बना लोगे तो हम t इक्वल टू 0 ले लेंगे। जब भी हम y x ग्राफ प्लॉट करेंगे ना तो हम t को क्या ले लेंगे 0। तो जब आप इस एक्सप्रेशन में t 0 लोगे तो y इक्वल टू आपका आ जाएगा a sin k, है ना। y इक्वल टू जो आ जाएगा, अगर t 0 ले लें तो y इक्वल टू a sin kx। और को होता है कोई भी sin थीटा का ग्राफ कैसा होता है ना, कि अगर मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पे आप ग्राफ प्लॉट करो sin थीटा वर्सेस थीटा, y एक्सिस के अलॉन्ग अगर मैं sin थीटा ले लूं और इधर थीटा ले लूं तो कैसा ग्राफ बनता है ये, sin थीटा का ग्राफ कैसा होता है। हाँ, ये आपका इस तरह से कर्व बनता है, साइन कर्व आपको पढ़ा हुआ। भाई जब थीटा की वैल्यू 0 होगी तो साइन थीटा 0 होगा। जब Yes, sir. थीटा की वैल्यू यहाँ पे π/2 हो जाएगी तो उस टाइम साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी +1। जब थीटा 180 डिग्री होगा तो भी 0 होगी। और जब थीटा की वैल्यू यहाँ पे आपका 3π/2 होगा, है ना, कि थीटा की वैल्यू जब 3π/2 होगा तो ये आपका जो हो जाएगा ये -1, हाँ। और अगेन जब थीटा 2π होगी तो अगेन 0 हो जाएगा। अगर मैं साइन थीटा वर्सेस थीटा का ग्राफ बनाऊं तो हमेशा इस तरह से साइन कर्व बनता है ना, ये भी तो साइन कर्व भी बनेगा। अगर मैं y के x के साथ ग्राफ बनाऊं तो ये भी कैसा बनेगा, जैसे कि आपका एक साइन कर्व, यहाँ पे एक साइन कर्व बन जाएगा। यस, और भी आगे भी कंटिन्यू होगा, फिर हम एक ही साइकिल में आते हैं, है ना। ये तो आगे भी कंटिन्यू होगा, ना आगे भी कंटिन्यू करिए, ये एक साइन कर्व बन जाएगा। तो आपको पता है इस y की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, प्लस है, और ये जो हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, जैसे कि आपका माइनस, कोई बात ऑसिलेशन जो होगा -a से +a तक, है ना। अब आप थोड़ा ध्यान दो, ये जो होती है इसको हम बोलते हैं 1 साइकिल। एक साइकिल कंप्लीट हो गया ना, भाई यहाँ से हम स्टार्ट हुए, 1 साइकिल कंप्लीट हो गया, ये अगली साइकिल हो गई। जब भी वेव ट्रेवल करती है तो डिफरेंट डिफरेंट साइकिल्स होती है ना उसमें। तो ये जो 1 साइकिल की लेंथ होती है इसी को हम वेवलेंथ बोलते हैं। वेव के 1 साइकिल की जो लेंथ होती है this is known as a wavelength। जब आप y का t x के साथ ग्राफ बना रहे हो तो जिस लेंथ में पूरी एक साइकिल कंप्लीट हो जाती है that length is known as a wavelength length। तो y x ग्राफ में हम यहाँ पे किसको डिफाइन कर सकते हैं, wavelength। लेकिन आपको पता है y x का तो फंक्शन है ही, टाइम का ही फंक्शन। आपने x के साथ प्लॉट करने के लिए टाइम को क्या ले लिया, 0, है ना। लेकिन हम यहाँ पे y का t के साथ भी ग्राफ बना सकते हैं, y का हम यहाँ पे किसके साथ ग्राफ बना सकते हैं, जैसे कि आपका t के साथ। Excuse me, sir. हाँ बोलो बेटा। Sir, wavelength is measured in centimeters or meter. कोई भी ले सकते हो, कोई भी लेंथ की यूनिट, सेंटीमीटर, मीटर, आर्मस्ट्रॉन्ग, माइक्रोमीटर, एनी लेंथ की यूनिट, वो तो नेचर ऑफ द वेव के ऊपर डिपेंड करता है ना।
तो वो डिफरेंट है, तो कोई भी Okay, ले sir. सकते हो, लेंथ की कोई भी चलेगी उसमें। आर्मस्ट्रॉन्ग भी हो सकता है, नैनोमीटर भी हो सकती है, माइक्रोमीटर भी हो सकता है, वो तो नेचर ऑफ द वेव की बात। तो कोई भी लेंथ की यूनिट वेवलेंथ, तो ये लैम्डा आ गया। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करूं y वर्सेस t, तो जब मैं y का टाइम के साथ ग्राफ बनाऊंगा तो x को 0 ले लेता हूं। तो मेन एक्सप्रेशन में अगर मैं x 0 ले लूं तो a sin माइनस ओमेगा t बचे, मतलब यहाँ पे जो एक्सप्रेशन आएगा वो इस तरह से हो जाएगा, y इक्वल टू माइनस a sin ओमेगा t, माइनस साइन बाहर आ जाएगा क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ेंगे जो साइन माइनस थीटा होता है। So can you इसकी please वैल्यू explain the last small diagram? ये वाला, ये साइन थीटा वर्सेस थीटा का ग्राफ होता है, मैथ्स का पार्ट है ये, कि साइन थीटा का थीटा के साथ अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो व्हेन थीटा इज 0, साइन थीटा की वैल्यू 0 होती है, यहां से स्टार्ट होगा। व्हेन थीटा इज π/2 90, तो साइन 90 की वैल्यू +1, तो 0 से 1 पे पहुंच गए। जब थीटा की वैल्यू यहाँ पे पाई हो जाएगी 180, तो साइन 180 डिग्री भी 0 होता है, वैसे 0 क्या, साइन 3π/2 -1 और 2 पाई फिर अगेन 0 हो जाएगा। तो साइन का ग्राफ ऐसा होता है कि जब भी हम साइन कर्व बनाएंगे ना, इसी को हम बोलते हैं साइन कर्व, साइन कर्व है ना, कि साइन का जो ग्राफ होगा ना वो हमेशा ऐसा बनता है। तो साइन कर्व, साइन थीटा का थीटा के साथ आपने ग्राफ बनाया, ये भी तो साइन कर्व भी है ना, तो इसका भी सिमिलर ऐसी ग्राफ, इस तरह ग्राफ को हम क्या बोलते हैं, साइन कर्व है ना। तो मैंने जस्ट एग्जांपल दिया है कि ये ग्राफ हम किस तरह से, ये साइन कर्व हो गया। ऐसे ही अगर मैं y का टाइम के साथ ग्राफ बनाऊं तो जब आप x की वैल्यू 0 पुट कर दोगे तो ये y इक्वल टू ये आ जाएगा, बस एक फर्क आ गया, माइनस साइन, सर माइनस साइन starting मतलब में ये हो जाएगा। उल्टा हो जाएगा ऐसा, है ना। कि y माइनस साइन का मतलब ये है ना कि अगर मैं यहाँ पे एक माइनस लगा दूं तो +1 -1 हो जाएगा, और -1 क्या हो जाएगा, +1, तो जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा। तो माइनस साइन का ग्राफ जो होगा वो ये होगा ऐसा, है ना। तो इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग y का x के साथ जो ग्राफ होगा वो पॉजिटिव साइन का होगा, और y का टाइम के साथ जो ग्राफ होगा वो नेगेटिव साइन का। तो ये आप देखो, ये जो टाइम होगा, अब ये टाइम हो जाएगी ना चीजें, एक साइकिल कंप्लीट हो गई ना। तो आप देखो यहाँ पे तो x आपने लिया था, x एक्सिस के x के साथ ग्राफ बनाया था, ये चीज कोई डिस्टेंस, तो जिस लेंथ के बाद एक साइकिल कंप्लीट होती है उसी को हम वेवलेंथ बोलते हैं। तो ऐसे ही जिस टाइम में एक साइकिल कंप्लीट होगी, यहाँ पे अगेन आपको प्लस से माइनस से, जिस टाइम में एक साइकिल कंप्लीट होगी, दिस टाइम इज नोन एज अ टाइम। तो ये आपका आ गया टाइम, है ना। तो एक साइकिल की लेंथ जो होती है वो लैम्डा होती है, और एक साइकिल का जो टाइम होता है वो क्या होता है, टाइम। और थोड़ा ध्यान दो कि मुझे इन तीन टर्म को रिलेट करना है कि वेव की वेलोसिटी क्या होगी। तो आप थोड़ा ध्यान दो, वेव की वेलोसिटी सिंपल आ जाएगी। अगर आपसे कोई भी पूछे कि व्हाट इज द वेव वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी तो हम जस्ट इस एक्सप्रेशन से निकाल सकते हैं कि भाई एक वेवलेंथ को ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा, सर टाइम भी लगेगा। लैम्डा, हाँ, मतलब एक वेवलेंथ को ट्रेवल करने में जो टाइम लगेगा वो एक टाइम पीरियड होगा, कि जिस लेंथ के बाद वेव अपने आप को रिपीट करती है उसको वेवलेंथ बोलते हैं, और जिस टाइम के बाद अपने आप को रिपीट करती है उसको हम टाइम पीरियड बोलते हैं। तो अगर मुझे वेव वेलोसिटी निकालनी है तो वेलोसिटी डिस्टेंस बाय टाइम होती है लैम्डा बाय टी। एक इस टी टाइम में इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, लैम्डा, और इसी लैम्डा बाय टी को मैं फर्दर क्या ले सकता हूँ, 1 बाय टाइम पीरियड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी होती है, 1 by f. 1 बाय टाइम पीरियड इज इक्वल टू एफ होती है। ये तो बड़ा फेमस रिलेशन, v अगर वेव वेलोसिटी है ना, दिस इज नोन एज ए वेलोसिटी ऑफ वेव, वेव वेलोसिटी, है ना। तो वेव वेलोसिटी की वैल्यू जो होती है
तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का प्रोडक्ट, वेव वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का प्रोडक्ट, है ना। ये तुम जानते हैं स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी, है ना। स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो क्या होती है, एक्चुअली आपकी वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। तो किसी भी वेव के लिए वैलिड v इक्वल टू लैम्डा, है ना। तो ये वेव वेलोसिटी का हमने एक जस्ट फॉर्मूला ड्राइव किया, है ना। इसमें ध्यान रखना जो फ्रीक्वेंसी होती है f, दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स, प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स। प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स का मतलब ये हो जाएगा कि जो सोर्स वेव प्रोड्यूस कर रहा है वाइब्रेट करके, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वही वेव की फ्रीक्वेंसी होगी, मीडियम से इंडिपेंडेंट होती है। हाँ, f is the property of source independent of medium, independent of medium। ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि f is the property of source। जैसे कोई भी साउंड प्रोड्यूस हो रहा है तो जो ऑसिलेटिंग सोर्स है वो फ्रीक्वेंसी डिसाइड करेगी, मीडियम कहीं भी होने दो, एयर से वाटर में भी चले गए, किसी दूसरे चीज में भी चले गए, तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं, है ना। फ्रीक्वेंसी हमेशा मीडियम से क्या रहती है, जैसे कि आपकी इंडिपेंडेंट है, दिस इज नोन एज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन, ये आप लिख लो थोड़ा सा। ये फॉर्मूला और उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग दो ग्राफ, y का x के साथ, y का टाइम के साथ। y इस Sir, ग्राफ में हमने why- वैल्यू लिखा, Sir, why is it written after lambda by t is equal to lambda f? अच्छा ये मैंने क्यों लिखा है v, ये बेटा ये है, दिस इज वेव वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी इज इक्वल टू लैम्डा बाय t होता है। और अभी आपने बोला फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम, तो 1 बाय t की जगह पे हमने फ्रीक्वेंसी लिख दी, है ना। वेव वेलोसिटी जो होगी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के प्रोडक्ट, फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड होता है। तो ये एक्सप्रेशन मैंने जनरल बता रहा हूँ, मैंने साउंड वेव का तो नाम ही नहीं लिया, कोई भी वेव, साउंड वेव, वेव ऑन स्ट्रिंग, सबका एक जनरल ये चीज, ये उसका इक्वेशन होगा, y का x के साथ ग्राफ हम ऐसा बना लेंगे, टाइम 0 ले लेंगे, और y का टाइम के साथ जो ग्राफ होगा वो ऐसा होगा, x0 ले लोगे, और यहाँ से हमने वेव की वेलोसिटी निकाली, कोई वेव है उसकी वेलोसिटी वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी के प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। या इसको अभी आप जानते हो कि इसको थोड़ा सा डिफरेंट भी हम लिख सकते हैं, ये मैं बता देता हूँ। हाँ, कि जो वेव वेलोसिटी है आपने बोला लैम्डा बाय टी होता है, तो लैम्डा की जगह पे अभी आपने क्या 2 पाई बाई के हो जाएगा वेव नंबर के टर्म्स में, और टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई बाई, तो 2 पाई तो कैंसिल हो गया, वेव वेलोसिटी को ओमेगा बाई के, तो वेव वेलोसिटी ओमेगा बाई के, तो कई इन्वेंटर्स में ये भी यूज किया। सर लैम्डा 2 पाई बाई k के इक्वल होता है, ये कहाँ पर दे रखा है? ये सर ये मिल गया मिल गया। स्टार्टिंग में बताया था मैंने 2 पाई बाई के Yes, sir. अभी इक्वेशन में के एंड ओमेगा यूज हुआ है ना, Yes, तो sir. यहाँ इक्वेशन को देख के के और ओमेगा आ जाएगा, के से वेवलेंथ आ जाएगी, ओमेगा से टाइम पीरियड आ जाएगा, और ये दोनों आ गए तो वेव वेलोसिटी है। तो भाई किस वेलोसिटी से वेव आगे जा रही है, किस वेलोसिटी से वेव आगे ट्रेवल कर रही है, डिस्टर्बेंस किस वेलोसिटी से कर रही है, वो चीज क्या होती है, जैसे आपकी वेव
और इसको अगर आपको पढ़ना होगा तो पढ़ने के लिए आपको 11th की एससी वर्मा रेफर करनी है। अगर आपको ये चीज रिवाइज करना है इस टेक्स्ट से तो 11th की एससी वर्मा मिलेगा, 11th या 12th की चेक कर लीजिए, दोनों में से एक में किसी में मिलेगा, क्योंकि कुछ चैप्टर ना एससी वर्मा में इधर उधर है, वॉल्यूम 1 या वॉल्यूम 2 में, क्योंकि साउंड वेव के पहले ही जाना जरूरी है, इसलिए सेम टर्म साउंड वेव में यूज, तो ये जस्ट हमने इसमें डिफाइन किया। आई विल गिव यू कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल्स, देखते हैं आपने कितने ग्राफ्स किया है। ओके, आई विल गिव यू क्वेश्चंस, फटाफट उसका आंसर दो। नेक्स्ट क्लास में विल स्टडी अबाउट द साउंड, आज तो एक जनरल हम पढ़ रहे हैं। हाँ, यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, हाँ, Aman, your answer is correct. हाँ, Vrinda, your answer is correct. हाँ, Shubham Agrawal, your answer is correct. है ना, काफी लोगों के आंसर आ गए हैं। अंकित वर्मा, your answer, आपके आंसर सही नहीं है। सर अंकित इसमें वर्मा आंसर करेक्ट प्रणव। नहीं नहीं होते तो मैं बताया था। कुशाग्र गोयल, your answer is correct. ना देखो, मैंने जो वर्ड लिखा था ना, हाँ अब सही है। हाँ, सर इसमें आंसर अमृत, करेक्ट अनन्या। हाँ प्रणव, आपका आंसर सही है। अनन्या, your answer is correct. अमृत, your answer is correct. है ना, सही है। देखो, अभी आपने पढ़ा है कि जो v इक्वल टू होता है वो लैम्डा एफ होता है। अभी आपने पढ़ा ना, v इक्वल टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी होता है। तो ये दोनों तीनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट थोड़ी, वही v लैम्डा एंड एफ एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। क्या चीज अलग है इसमें? ये एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड हैज नथिंग टू डू विद दिस। हाँ, एक वर्ड मैंने लिखा था फ्रीक्वेंसी, मैंने ये नहीं बोला कि फ्रीक्वेंसी v और लैम्डा से इंडिपेंडेंट होगी। हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम, इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। अगर लाइट सपोज आपके एयर से ग्लास में चली जाती है या वाटर में चली जाती है तो उसका वेवलेंथ चेंज हो जाएगा, वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी, लेकिन फ्रीक्वेंसी सेम है। तो मीडियम चेंज से फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, लेकिन ये तीनों आपस में लिंक तो है ना, ये तीनों पैरामीटर तो आपस में लिंक, सिर्फ एम्पलीट्यूड जो है उसका कोई सोल्यूशन नहीं। तो आपका जो ऑप्शन होगा ना, ये ऑप्शन होगा, ये दिखाएगा, ये ऑप्शन जो होगा, एम्पलीट्यूड हैज नथिंग टू डू विद द
V, lambda and F. Yeah, correct. Okay. Okay, you can go for this question. Hmm. हाँ, their answer is correct. हाँ, Aman Gupta, now your answer is correct. हाँ, Ananya Singh, your answer is correct.
हाँ, संस्कृति जैन और संस्कृत. Okay, I will explain this question. कुछ नहीं करना है, just compare with the standard equation, है ना? Just compare with the standard equation. मान लीजिए स्टैंडर्ड इक्वेशन ये होता है वेव का, आपको ये दिया हुआ है, तो सब चीजें हम निकाल सकते हैं इससे. इसको मैं थोड़ा सा ठीक कर लेता हूँ. 20 साइन, जो पाई बाहर था इसको अंदर मल्टीप्लाई करना, तो साइन ऑफ 0.02 पाई एक्स माइनस 2 पाई टी हो जाए. अब ये ध्यान रखना है कि जैसे आप बोल रहे थे ना यूनिट क्या होगी, तो वो दिया होगा. तो इसने बोला है एक्स जो है वो सेंटीमीटर में, एक्स एंड वाई दोनों जो है वो किसमें है, सेंटीमीटर में. तो अगर आपसे कोई पूछे कि इस पूरे जो वेव है इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा, आप देख लो. ए की जगह पे यहाँ पे क्या आ गया 20, एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव इज द 20 सेंटीमीटर. अगर वाई सेंटीमीटर में तो ये भी सेंटीमीटर में ही. एम्पलीट्यूड जो पूछा नहीं हुआ है, फिर भी अगर पूछता था एम्पलीट्यूड 20 सेंटीमीटर. इसको कंपेयर करो तो के की जगह पे आ गया, वही के की जगह पे आपका आ गया 0.025, ये तो आ गया. के की जगह पे क्या आ गया, Yes. आपका 0.025. और अभी आपने पढ़ा है कि वेवलेंथ की वैल्यू क्या होती है, 2 पाई बाई के होती है. तो यहाँ से आपका आ जाएगा 2 पाई बाई 0.025. यहाँ से पाई कैंसिल, लैम्डा की 100. वैल्यू 100. अब 100 किस में आएगी, 100 किस में आएगी बेसिकली आपकी सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर. क्योंकि एक्स सेंटीमीटर में दिया हुआ है ना, ये सेंटीमीटर में है. जो यूनिट एक्स की होगी वही आपकी लैम्डा की यूनिट होगी. लैम्डा 100 सेंटीमीटर. अगर आपसे कोई पूछा होता है कि ओमेगा कितना होगा, ओमेगा भी यहाँ से हम निकाल लेते हैं. अगर ये ओमेगा है, ओमेगा की वैल्यू जो होगी वो आपकी हो जाती है 2 पाई बाई 2 पाई बाई सॉरी ओमेगा इक्वल टू 2 पाई हो गया. कंपेयर करेंगे तो ओमेगा की जगह पे यहाँ पे 2 पाई आ गया. और अभी आपने अगर ओमेगा पता है तो हम टाइम पीरियड निकाल लेते हैं. टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा. तो अगर मैं ओमेगा यहाँ पे पुट कर दूं तो टाइम पीरियड 1 सेकेंड ना, इसमें जो पार्टिकल ऑसिलेट करेगा उसका जो टाइम पीरियड होगा वो 1 सेकेंड. और एक बार आपको के भी पता है, ओमेगा भी पता है, तो वी कैन फाइंड आउट द वेव वेलोसिटी. हालांकि जरूरत नहीं है, आपका आंसर तो यही से आ गया. वेवलेंथ 100 सेंटीमीटर है, मींस आपका जो बी ऑप्शन था वो करेक्ट. लेकिन अगर मान लो पूछता है कि वेव वेलोसिटी क्या होगी, तो वेव वेलोसिटी आ जाएगा. वेव वेलोसिटी जो होगी ये ओमेगा बाई के होती है ना. ओमेगा आपने निकाल लिया कितना, ओमेगा आपका 2 पाई है ना, और जो के है दैट इज योर 0.0. पाई पाई कैंसिल, वेव वेलोसिटी 100 सेंटीमीटर पर सेकंड ना, कि वेव वेलोसिटी क्या होती है बेसिकली आपकी सेंटीमीटर पर सेकंड. तो वही बात है ना कि इस टर्म्स में देने का मतलब होता है कि अगर ऐसे मैंने लिख दिया तो वेव की सारी डिटेल इसमें बताओ, है ना. मैथमेटिक्स का एम ही तो यही है कि जो चीज आप फिजिक्स में ऐसे विजुलाइज नहीं कर पाते उसको मैथमेटिकली ये सब कुछ कैरी करता है, जो भी वेव के रिगार्डिंग आप वेव की जो बेसिक प्रॉपर्टीज होती है उस सबको ये क्या करता है, डिनोट करता है ना. ओके, लिख लो आप इसे. एक क्वेश्चन और दूंगा मैं, देन विल ओवर द क्लास. We'll go for the last question.
Okay. Okay, you can go for this question. सर आप थोड़ा बोर्ड दिखा दीजिए। बोर्ड दिखा दूं अभी? ओके, दिखाया था मैं आपको। हाँ सर हो गया। ओके, ओके, टेक दिस क्वेश्चन एज अ होमवर्क, है ना? इसको आप होमवर्क ले जाओ, मैं ग्रुप में भी डाल दूंगा इसे, है ना? तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, है ना? नेक्स्ट क्लास में विल स्टडी द साउंड, नेमली साउंड वेव। तो इसको थोड़ा सा रिवाइज करके आना, तो आपको ठीक से आएगा। राइट? दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय। ओके सर, थैंक यू सर, हैव अ नाइस डे अहेड। बाय बाय।